दोस्तों, तो दरअसल पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांग पिंग अपने फादर वांग लिंग के साथ यहाँ की शुआई सिटी आ गया था। इन दोनों बाप बेटे ने पिछले 8 साल से पूरी दुनिया का ट्रैवल किया था, जिसको लेकर वांग पिंग काफी जरा खुश था। तभी अचानक उसकी मुलाकात यहाँ युन क्लैन के एक लड़के युन वू फेंग से होती है, जिसे वांग पिंग अच्छा नहीं लगा क्योंकि वांग पिंग की तरफ एक लड़की मिस किंग ये काफी जरा प्यार से देख रही थी। इसलिए वो अपने सन क्लैन के साथियों के साथ मिलकर वांग पिंग पर गुस्सा उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वांग लिंग ने तो इन्हें अच्छा सबक सिखा दिया था। दूसरी तरफ सन क्लैन का सन किमिंग भी यहाँ पर अपने एल्डर्स के साथ वांग रेजिडेंस के बाहर आ जाता है, जब उसे जाने को मिला कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि सीनियर ज़ूमू है। तो उसने फौरन से अपने साथियों को ऑर्डर दिया कि कभी दोबारा से गलती से भी इस आदमी को परेशान मत करना, बल्कि इसके 100 मील के पास भी मत आना। इसके बाद दूसरी तरफ वांग पिंग को भी अंदाजा हो गया था कि उसका फादर वांग लिंग कितना सारा ताकतवर है, लेकिन वो उसे कल्टिवेशन नहीं करने देगा। इस बात के गुस्से पर वो मिस किंग ये के साथ यहाँ पे फादर को छोड़कर चला जाता है, जहाँ पर वो जाते जाते अपने फादर से कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सिर्फ अपनी ताकत और अपनी हिम्मत से मॉडर्न रैंक का सबसे ताकतवर इंसान बनूंगा। वांग पिंग की जुदाई वांग लिंग को भी बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही थी, इसलिए वो वाइन पर वाइन की बोतल पीते हुए खुद को नशे में रखने की कोशिश करता है ताकि उसका दुख थोड़ा कम हो सके। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अब उस टाइम को पूरे 20 साल गुजर चुके हैं। वांग लिंग यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक स्टोरी टेलर वहाँ के लोगों को एक एम्परर की कहानी बता रहा है, जो एम्परर टियानजिंग एम्पायर पर रूल करता है। और उसकी कहानी को सुनने के लिए यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि उस लेजेंडरी एम्परर की कहानी सब लोग जानना चाहते हैं। वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा फेमस था। वो एम्परर कोई और नहीं बल्कि हिज मैजेस्टी वांग पिंग है। वांग लिंग भी अपने बेटे वांग पिंग की कहानी को सुनना चाहता था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्टोरी टेलर बताना शुरू कर देता है कि पहले जब यहाँ पर टोटल 3 एम्पायर हुआ करते थे, डिशान एम्पायर, ग्रेट ज़ाओ एम्पायर और चेंगयुन एम्पायर। तीनों ही एक दूसरे के साथ पिछले कई सौ सालों से लगातार युद्ध लड़ रहे थे ताकि फैसला किया जा सके कि सबसे बड़ा एम्पायर कौन सा बनेगा। और आज से 20 साल पहले जो डिशान एम्पायर था, वहाँ का रूलर बहुत ही सरस जालिम था, जो कि सिर्फ अयाशी और लड़कियों के साथ मजे करता रहता था। उसने अपने आम जनता की बिल्कुल भी नहीं परवाह की। डिशान एम्पायर की वो आम जनता जो कि जिंदा रहने के लिए हर दिन एक जंग लड़ रही थी, हर एक रास्ता उनके लिए बंद हो चुका था। धीरे धीरे करके लोग मर रहे थे, चारों तरफ भूख और कहत साली है। पर कहते हैं ना कि सिर्फ क्योस और मुश्किल के समय में ही हीरोज उभर कर सामने आते हैं। वांग पिंग की भी यही कहानी थी। वो हेवन की तरफ से भेजा हुआ एक फरिश्ता था जो कि अपनी वाइफ के साथ डिशान एम्पायर आया। कोई नहीं जानता कि वांग पिंग की ओरिजिन क्या है, वो कहाँ पर पैदा हुआ या कहाँ से आया। बस लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि जब भुखमरी का समय था, इतनी भुखमरी कि लोग अपने ही बच्चों को खाने के लिए तैयार थे, तब वो अपनी बीवी के साथ डिशान एम्पायर आया। यहाँ पर वांग पिंग देखते हैं कि उसके सामने एक बच्चा भूख से बेहोश हो गया। ये देखकर वांग पिंग और उसकी बीवी फौरन से उस बच्चे को संभालते उसे खाने के लिए थोड़ी सी रोटी दे देते हैं। वांग पिंग देखता है कि यहाँ की हालत काफी ज्यादा खराब है और वो इन लोगों को बेसहारा नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो उन सब लोगों के साथ मिलकर वहाँ पर काम करने लगा। उसने एक कम्युनिटी बनाई जहाँ एक दूसरे की मदद करते हुए ये लोग धीरे धीरे करके फसलें उगाना शुरू करते हैं। वांग पिंग की वाइफ मिस किंग जी भी इसमें वांग पिंग का पूरा साथ दे रही थी। इन दोनों ने मिलकर पूरे के पूरे गाँव को मरने से बचा लिया था। 10 साल तक ये दोनों इसी तरह काम करते हुए अलग अलग गाँव को बचाते रहे, जिसकी वजह से इनकी अच्छाई की खबरें 10 लोगों से 100 लोगों और 100 लोगों से 1000 लोगों, 1000 लोगों से लाखों लोगों तक पहुंच गई। लाखों लोगों को जानने को मिला कि वांग पिंग कौन है, कैसे वो लोगों की मदद कर रहा है। इसलिए वांग पिंग के फॉलोअर दिन ब दिन बढ़ते रहे। वो एम्परर जो कि अपने लोगों की परवाह नहीं करता था, उसके लोग भूख से मर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ वांग पिंग मुश्किल समय में उनके काम आ रहा था। उसने फसलें उगाने में उनकी मदद की और अपने फॉलोअर्स के साथ मिलकर लिबी डैम की उस दीवार को ठीक कर डाला जो कि पिछले कई लंबे अरसे से वहाँ के गाँव को तबाह कर रही थी। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। वांग पिंग के फॉलोअर तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि जो जंगल में सबसे ऊंचा पेड़ होता है, सबसे पहले वही जलता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही होने लगा। जब एम्परर को मालूम हुआ वांग पिंग के बारे में और उसकी अच्छाइयों के बारे में, वो जानने लगा कि कैसे वांग पिंग के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। वो इसे बर्दाश्त नहीं करता और वो वांग पिंग को मारने के लिए अपनी आर्मी को वहाँ पर भिजवा देता है। पिछले 10 साल से वांग पिंग अंधेरे में रहकर काम कर रहा था, लेकिन अब वांग पिंग को अरेस्ट करने के लिए एम्परर के सोल्जर्स वहाँ पर आ चुके थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग पिंग भी उनके सामने रेजिस्ट नहीं करता, बल्कि वो अपने साथियों को हथियार डालने के लिए बोलता है और उसने खुद सरेंडर कर दिया था। वांग पिंग के अरेस्ट होने की खबर चारों तरफ एम्पायर में फैल गई थी, जिस तरह से आम लोगों का खून गुस्से से उबलने लगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि सब लोग भी गुस्से हुए कह रहे थे कि वांग पिंग अच्छा है, ये एम्परर कमीना, आखिर इस कुत्ते की हिम्मत कैसे हुई वांग पिंग को अरेस्ट करने की। जिस पर वो स्टोरी टेलर बताता है कि खामोश हो जाइए, आप वांग पिंग को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वांग पिंग कोई ऑफ गार्ड नहीं पकड़ा गया। ऐसा नहीं था कि वांग पिंग को मालूम नहीं था कि वो अरेस्ट हो सकता है।
बल्कि उसने जानबूझकर सरेंडर किया। वो चाहता तो वो लड़ भी सकता था, लेकिन वांग पिंग चालाक है, उसने पहले से अपने चाल चल कर रखे थे। वो दुश्मन के हर एक चाल को जानता था और खुद की चाल भी उसने बिछा दिए थे। वो जानता था कि अगर वो बिना फाइट करे अरेस्ट हो जाता है तो इससे आम जनता भड़क जाएगी और वो सब के सब कैसल के बाहर एहतजाज करने के लिए इकट्ठा हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब वांग पिंग को सजाए मौत सुनाई जाने वाली थी तो वहाँ पर मौजूद इकट्ठा लोग यहाँ पर नारे लगाते हुए कह रहे थे कि वांग पिंग को आजाद करो। एम्परर को तो ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने मन ही मन में सोच रहा था कि मुझे वांग पिंग को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा अगर मुझे अपनी कुर्सी बचानी है, क्योंकि यहाँ की जनता तो मुझसे ज्यादा वांग पिंग को सपोर्ट करने लगी। और इसी गुस्से के साथ वो वांग पिंग को मरवाने का ऑर्डर दे देता है, जहाँ पर इससे पहले कि वांग पिंग को जान से मार दिया जाता। तभी अवाम भड़कते हुए यहाँ बैरियर्स को तोड़ते हुए आगे की तरफ आ जाती है, जिन्हें रोकने के लिए वहाँ पर कई सारे सोल्जर्स मौजूद थे। लेकिन वो सोल्जर्स भी जानते रहे कि हमारा एम्परर कितना बड़ा कमीना है और वो एम्परर के लिए ज्यादा नहीं लड़ना चाहते, बल्कि वो भी जानते थे कि वांग पिंग बहुत ही अच्छा है और कहीं न कहीं वांग पिंग ने इन लोगों की फैमिलीज को भी मदद की थी। इसलिए जनता आसानी के साथ वांग पिंग को आजाद करा देती है। जब एम्परर यहाँ पर अपने सोल्जर्स को उन सबको मारने का ऑर्डर देता है, तभी अचानक हम देखते हैं कि एम्परर का एक खास आदमी धीरे से उसके पास आ गया था और वो उसकी पीठ में खंजर ठोक देता है। और इसी के साथ उस एम्परर की कहानी यहीं पर खत्म हो गई। हमें जानने को मिलता है कि वो खास आदमी असल में वही बच्चा है जो कि शुरू में बेहोश हुआ था और वांग पिंग और उसकी वाइफ ने उसे खाना खिलाया था। वांग पिंग ने पहले ही उसे यहाँ पर प्लान करके रखा हुआ था कि सही सिचुएशन में वो उसके काम आ सके। अब चूंकि पुराना कमीना एम्परर मारा गया था तो डिशान एम्पायर को एक नए एम्परर की जरूरत थी, जहाँ सारी जनता वांग पिंग के सामने झुककर उससे मदद की भीख मांगते हुए कहती है कि प्लीज हमारे एम्परर बन जाइए और हम लोगों की जान बचा लीजिए। वांग पिंग भी इसके लिए मान जाता है और वो अगला एम्परर बन गया था। साथ ही साथ वो डिशान एम्पायर का नाम चेंज करके इसे टियानजिंग एम्पायर का नाम देता है। इस तरह से वांग पिंग ने अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए पहले तो प्यार से लोगों का दिल जीता। इस तरह से वांग पिंग ने एम्परर के पास जो अपने प्यादे को प्लान करके रखा हुआ था एग्जीक्यूशन ग्राउंड में वो एक्टिवेट हो गया और वांग पिंग अगला एम्परर बन गया। वांग पिंग ने बहुत ही समझदारी के साथ ये सारी की सारी चाल चल ली और अब टियानजिंग एम्पायर को बने हुए पूरे 5 साल हो गए हैं। तब से टियानजिंग एम्पायर में सिर्फ अमन और शांति है। पहले जहाँ मासूमों का खून बहा जाता था वो सब नहीं होता। ये जमीन पहले से काफी जरा खुशहाल हो चुकी है, जो सब सुनकर वो सारे के सारे ऑडियंस यहाँ स्टोरी टेलर से कहते हैं कि कमाल की स्टोरी थी। दूसरी तरफ वांग लिंग को भी वांग पिंग पर काफी जरा प्राउड महसूस हो रहा था, जहाँ वो अपने मन में कह रहा था कि सिर्फ 20 सालों में वांग पिंग इस मॉर्टल वर्ल्ड का एक सुप्रीम सोवरेन बन चुका है। टियानजिंग एम्पायर के लोग उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उसके लिए जान भी देने के लिए तैयार है। लेकिन ये बात ग्रेट जाओ चेंगयून एम्पायर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होगी। वांग पिंग ने जो उनके साथ पीस डील साइन की है, मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा देर टिकेगी। फिर दूसरी तरफ टियानजिंग एम्पायर की आर्मी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे जो मर्जी हो जाए। ग्रेट जाओ और चेंगयून एम्पायर इतनी आसानी के साथ जंग की शुरुआत तो नहीं करेंगे और जब ओपनली जंग नहीं की जा सकती तो वो लोग कोई दूसरे रास्ते की तलाश करेंगे। वांग लिंग जानता रहा कि वो कमीने क्या कर सकते हैं और वांग लिंग का अंदाजा बिल्कुल सही था, क्योंकि हम देखते हैं कि ग्रेट जाओ और चेंगयून एम्पायर ने यहाँ कुछ कल्टिवेटर असैसिन्स को हायर कर लिया था ताकि वो एम्परर वांग पिंग को जान से मार सके, जो कि वैसे तो रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि इमोर्टल्स कभी इमोर्टल के कामों में दखलंदाजी नहीं कर सकते। लेकिन वो असैसिन्स यहाँ पर छुपके छुपाते वांग पिंग की तरफ बढ़ते हुए कह रहे थे कि चेंगयून एम्पायर और ग्रेट जाओ एम्पायर ने हमें पूरे 100 साल के लिए 3 मेन स्पिरिट विंग्स इस्तेमाल करने का मौका दिया है, तो इसलिए हमें जल्दी से जल्दी ये काम पूरा करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस किंगी ने वहाँ पर अचानक स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस कर लिया था। वो समझ गई थी कि बाहर की तरफ कुछ कल्टिवेटर्स वहाँ पर आ पहुंचे हैं, जिनसे वांग पिंग की जान को खतरा है। लेकिन जब तक वो दरवाजे तक जा पाती तब तक अचानक वो देखती है कि किसी ने उन तीनों असैसिन्स को एक ही झटके में जान से मार डाला। ये तीनों असैसिन कू क्लैन से बिलोंग करते थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ग्रेट जाओ और चेंगयून एम्पायर के एम्परर पर आ जाता है, जिन्हें ये बात जब जाने को मिली कि वो तीनों असैसिन्स जान से मारे गए तो वो तीनों शौक होते हुए कहते हैं क्या ऐसा कैसे हो सकता है। वांग पिंग के बैकग्राउंड में तो कोई भी कल्टिवेशन फैमिली नहीं है, तो उन कल्टिवेटर्स को आखिर किसने जान से मार डाला। दूसरी तरफ कू क्लैन का लीडर गुस्सा होते हुए कहता है कि जिसने भी वांग पिंग की मदद करते हुए शैडो में रहकर हमारे असैसिन्स को जान से मारा है उसने हमारे कू क्लैन से पंगा लिया है। वो जो भी हो हमारा कू क्लैन उसे पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर देगा। यह वो भी ये कह ही रहा था कि तभी अचानक इन सब पर एक बहुत ही पावरफुल प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, जो कि राम क्लैन की डिग्री थी। राम क्लैन की डिग्री में गुस्से के साथ कहा जाता है, जैसा कि तुम लोगों को मालूम है कि मॉर्टल के कामों में इमोर्टल टांग नहीं अड़ा सकते। जिस इमोर्टल क्लैन ने भी मॉर्टल्स के काम में टांग अड़ाई उसके पूरे के पूरे क्लैन को खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि कू क्लैन का नामो निशान खत्म होने वाला है। यहाँ पर राम क्लैन की अभी डिग्री खत्म हुई ही नहीं थी कि तभी अचानक वहाँ पर सन क्लैन की भी बिल्कुल ऐसी डिग्री सुनाई देती है। इसके बाद जाओ क्लैन, ये तीनों के तीनों मेजर क्लैन इस कू क्लैन को पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं। कू क्लैन के लीडर को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या
क्या हो रहा है? इस दुनिया के सबसे 3 ताकतवर मेजर क्लैन इतनी जल्दी एक्शन में कैसे आ गए? आखिर टियानजिंग एम्पायर के पीछे किसका हाथ है? ये बेवकूफ असल में जानते ही नहीं कि वांग पिंग का जो फादर है वो इन सबका बाप है। उस असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद हम देखते हैं कि दोबारा से जंग शुरू हो गई, जहाँ पर टियानजिंग एम्पायर की आर्मी लगातार एक के बाद एक सीढ़ी को जीतती जा रही थी और उनका बॉर्डर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब टियानजिंग एम्पायर यहाँ किलिंग माउंटेन रेंज तक पहुँच गया था, जहाँ एम्परर बाहर की तरफ आ जाता है, क्योंकि एक टाइम पर वो किलिंग माउंटेन रेंज के पास ही रहा करता था, जिसे लुयू विलेज कहा जाता है। मिस किंगी भी ये बात जानती थी और इसलिए वो वांग पिंग से कहती है, कितना लंबा अरसा हो गया, क्या आप अपने गाँव दोबारा से एक बार नजर लगाकर वापस नहीं आना चाहेंगे? वांग पिंग भी अपनी बीवी किंगी की बात मानकर बेस बदलते हुए यहाँ अपने गांव लुई विलेज में आ जाता है, जहाँ आते हुए वांग पिंग की बचपन की यादें ताजा हो गई थी। वो अपने घर के सामने भी आता है, वो घर जिसमें वो अपने फादर के साथ बड़ा हुआ। ग्रैंडपा सेंटाई की भी वांग पिंग को बहुत ज्यादा याद आ रही थी, इसलिए वो उनकी कब्र को देखने के लिए पहाड़ी की चोटी पर चला जाता है, जहाँ ये दोनों सेंटाई को रिस्पेक्ट पेश करते हुए अगरबत्तियां जलाते हैं। साथ ही सर वांग पिंग यहाँ पर कह रहा था कि ग्रैंडफादर आपसे लास्ट बार मिले हुए मुझे 20 साल हो गए हैं, और अपनी सारी पुरानी यादों को याद करते हुए वांग पिंग काफी जरा इमोशनल हो रहा था। दूसरी तरफ मिस किंगी यहाँ पर वांग पिंग को संभालते हुए कहती है कि जब आप तैयार हो तब हम यहाँ से चलेंगे। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि अब टियानजिंग एम्पायर ने यहाँ किंग शुई सिटी को भी जीतना था, जिस किंग शुई सिटी में वांग लिंग रहा करता है। हम देखते हैं कि वांग पिंग अपने सोल्जर्स के साथ किंग शुई सिटी आया तो जरूर, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। वांग लिंग का एक सर्वेंट आकर वांग लिंग को बताता है कि यंग मास्टर वांग पिंग अपने सोल्जर्स के साथ बहुत ही ज्यादा शांत और डिसिप्लिन तरीके में सिटी के अंदर एंटर हुए। उन्होंने पूरे रास्ते में आम जनता को जरा से भी परेशान नहीं किया, और हम देखते हैं कि वांग पिंग ने बहुत ही आसानी के साथ किंग शुई सिटी को जीत लिया, जहाँ वो अपने टियानजिंग एम्पायर का परचम तो लहरा देता है, लेकिन वो अपने फादर से मिलने नहीं जाता, बल्कि वो अपने मन में कहता है कि फादर अभी मैंने आपसे किए हुए अपने वादे को पूरा नहीं किया। एक बार आपका ये बेटा आपसे किए हुए अपने वादे को पूरा कर ले, उसके बाद आपसे मिलने जरूर आएगा। और ये सब कहते हुए वांग पिंग वहाँ से चला गया। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले 10 साल तक लगातार इसी तरह जंगें चलती रही। टियानजिंग एम्पायर धीरे धीरे अपने बॉर्डर्स को फैलाता जा रहा था, वांग पिंग की जीत हो रही थी, और आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जहाँ पर ग्रेट जाओ और चेंगयून एम्पायर दोनों ने यहाँ टियानजिंग एम्पायर के सामने अपने घुटने टेक दिए थे, यानी कि वांग पिंग की असल जीत हो चुकी है। वो तीनों ग्रेट एम्पायर का असली एम्परर बन चुका है। वो जंग जो कि इतनी सदियों से चलती आ रही थी, आखिरकार उस जंग का अख्तिताम हुआ। वांग पिंग इन तीनों ग्रेट एम्पायर्स को मिलाकर इसे हेवन एम्पायर का नाम देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिंग भी यहाँ पर दोबारा से रेस्टोरेंट में बैठते हुए वाइन पी रहा था। अब तक हेवन एम्पायर्स को बने 10 साल गुजर चुके हैं। हेवन एम्पायर का एम्परर वांग पिंग है, जो कि उसकी कमांड संभाल रहा है। दूसरी तरफ वांग लिंग यहाँ पर वांग पिंग को याद करते हुए कह रहा था कि ये जिंदगी कितनी जरा छोटी है, समय का पता ही नहीं चलता कितनी तेजी के साथ गुजर जाता है। वांग पिंग ऑलरेडी 50 साल का हो गया। अब यकीनन वांग पिंग को भी थोड़ी बहुत साइंस दिखने लगे होंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ वांग पिंग पर आ जाता है, जो अपने एम्परर के कामों को सरंजाम दे रहा था, और वो बुरी तरीके से थक चुका है। मिस किंगी भी आकर यहाँ वांग पिंग को दबाते हुए उससे कह रही थी कि एम्पायर के काम कभी भी खत्म नहीं होते। अगर हमारा एक बेटा हो तो उससे हमारी जिंदगी में थोड़ी और खुशहाली आ जाएगी, और आपको भी थोड़ा आराम मिलेगा। आप हमेशा इस तरह से काम में मसरूफ नहीं रहेंगे। जिस पर वांग पिंग यहाँ मिस किंगी का हाथ पकड़कर बहुत ही प्यार से उससे कहता है कि मेरे लिए तुम काफी हो। असल में वांग पिंग चाहकर भी बच्चा नहीं कर सकता, क्योंकि वो सोल ब्लड और सोल एनर्जी से बना हुआ है। साथ ही उसकी बॉडी में रिजेंटमेंट एनर्जी भी है। इसी तरह करते करते हम देखते हैं कि समय गुजरता रहा। वांग पिंग जो कि अपने इतने बड़े एम्पायर को संभाल रहा था, साथ ही साथ वो अपने मन में कह रहा था कि फादर मैंने अपनी ख्वाहिश को पूरा किया, लेकिन फिर भी मैं समझ क्यों नहीं पा रहा कि जैसे जैसे समय गुजर रहा है मैं उतना ही सारा खालीपन महसूस कर रहा हूँ। ऐसा खालीपन जो कि किसी को भी झंझोड़ कर रखते। यहाँ पर देखते देखते 20 साल गुजर जाते हैं। वांग पिंग 70 साल का हो चुका था। आखिरकार उसके रिटायरमेंट का समय आ गया, जहाँ वो एम्परर की कुर्सी को छोड़कर जाने वाला था। वांग पिंग के मंत्री बहुत ही जरा उदास थे, और वो रोते हुए कह रहे थे कि प्लीज ऐसा जुल्म ना करे। ये हेमन एम्पायर आपके बगैर सिर्फ एक दिन भी नहीं टिक पाएगा। जिस पर वांग पिंग जवाब देते हुए कहता है कि अब ऐसी बातें करने का कोई फायदा नहीं। इस हेमन एम्पायर को मैंने नहीं बनाया, बल्कि हम सबने मिलकर इसे क्रिएट किया था। मेरे सोल्जर्स और आम लोगों के सिवा मैं कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं अब इस एम्परर की कुर्सी को तुम्हारे लिए छोड़कर जाता हूँ। मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम इस एम्पायर का अच्छे से ध्यान रखोगे। ये वही बच्चा है जिसकी वांग पिंग ने बचपन में जान बचाई थी। वांग पिंग उससे कहता है कि अब मेरी बीवी किंगी और मेरे आराम करने का समय हो गया, और ये कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले गए। पूरे 50 साल बाद वांग पिंग अपनी वाइफ को लेकर यहाँ वांग लिंग से मिलने के लिए वांग रेजिडेंस के बाहर पहुँच जाता है, जहाँ आकर वांग पिंग बहुत ही जरा इमोशनल था, और वो कह रहा था कि फादर मैं वापस आ गया हूँ। पहले तो वांग पिंग के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मिस किंगी की आंखों में देखने के बाद ये लोग वांग रेजिडेंस का दरवाजा खोलकर अंदर एंटर करते हैं, जहाँ कोई सर्वेंट तो वांग पिंग को देखकर उसे यंग मास्टर कहकर
निकालता है। दूसरी तरफ उसका बेटा यहाँ वांगपिंग को नहीं पहचान पाता। दूसरी तरफ वांगपिंग और वांगलिंग की भी नजर एक दूसरे पर पड़ जाती है और इतने लंबे अरसे के बाद एक दूसरे को देखते ये दोनों कुछ देर के लिए फ्रीज हो गए थे। दोनों की आंखें आंसुओं से भर आई थी, लेकिन दोनों ही मर्द होने के नाते अपने आंसुओं को होल्ड बैक करके रखते हैं। ये सीन बहुत ही जरा इमोशनल था और सर्वेंट भी ये देखकर अपनी आंसुओं को रोक नहीं पाता और वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ वांगलिंग इमोशनल होते हुए अपने बेटे से कहता है कि आ जाओ यहाँ बैठ जाओ, खाना अभी भी गर्म है। मेरे बेटे जो सुनकर तो वांगपिंग को अपनी बचपन की यादें याद आ गई थी, जहाँ वो कैसे प्यार से अपने फादर के साथ मिलकर खाना खाता था। इस दुनिया में वांगपिंग अपने फादर से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो अपने इमोशंस को रोक नहीं पाता, बल्कि वो भागते हुए सीधा जाकर बिल्कुल एक बच्चे की तरह वांगलिंग के पैरों में गिर जाता है, जहाँ वो उसे गले लगाते हुए कह रहा था कि फादर, जो कहते हुए जोर जोर से रोने लगा। दूसरी तरफ मिस किंगी भी ये देखकर वांगलिंग के सामने आकर घुटनों के बल बैठते हुए इमोशनल होकर आंसू बहा रही थी। वांगलिंग उन दोनों को प्यार से खड़ा करते हुए कहता है कि चलो आ जाओ, हम मिलकर खाना खाते हैं। इसी तरह एक साथ बैठते हुए खाना खाते खाते इन्हें रात हो जाती है, जहाँ चांद की रोशनी में वांगपिंग खामोश बैठा हुआ था। वांगलिंग उसकी खामोशी को समझ गया, इसलिए वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम पूछ सकते हो। जिस पर वांगपिंग हिम्मत जुटाते हुए सही सवाल करके पूछता है कि फादर, मैं अपने ओरिजिन के बारे में जानना चाहता हूँ। ये सुनकर तो वांगलिंग भी एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया था, लेकिन वो एक गहरी सांस लेते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है। जो कहते हुए खड़ा होकर वांगपिंग से कहता है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यहाँ से बहुत सारा दूर एक कल्टीवेशन स्टार है, जिसे सुजाकू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर एक नौजवान लड़का था, जिसने जिस दिन से कल्टीवेशन के रास्ते पर कदम रखा, उसी दिन से उसने हर दिन मुश्किलें पर मुश्किलें सही, इमोर्टल और इंसानों के दिलों में छुपी हुई चालाकियाँ, नफरत और बेरहमी देखी। तो चालाकी और नफरत की इस दुनिया में वांगलिंग की मुलाकात मिस ल्यूमी से हुई, जो भी वांगलिंग को चालाकी से जान से मारने की कोशिश करना चाहती थी ताकि वो उसके डोमेन को एब्सॉर्ब कर सके। लेकिन उसी दौरान वांगलिंग का सोल ब्लड मिस ल्यूमी को मिल गया। मिस ल्यूमी का डोमेन करप्ट हो चुका था। इसी गुस्से में आकर मिस ल्यूमी ने उस सोल ब्लड का इस्तेमाल करते हुए कर्स क्रिएट किया, जिसे उसने नफरत और रिजेंटमेंट एनर्जी से भर दिया था ताकि वो उसका इस्तेमाल करते हुए मुझे जान से मार सके। तो सुनकर वांगपिंग काफी ज्यादा शौक था। मिस किंगी भी ये सब सुनकर वांगपिंग के लिए बहुत ही ज्यादा उदास हो रही थी। वांगलिंग कहानी को कंटिन्यू रखते हुए बताता है कि कैसे ल्यूमी को उसके मास्टर ने ही जान से मार डाला ताकि वो खुद की ताकत को बढ़ा सके। मिस ल्यूमी ने मरते मरते एक स्टोरेज बैग मेरे लिए छोड़ा था, जिसमें तुम थे, और चूंकि तुम मेरा ही खून हो तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता था। वांगलिंग ने वांगपिंग को यह सारी कहानी सुना दी थी, जो सब सुनकर तो वांगपिंग इमोशनल होकर यहाँ बुरी तरीके से शेक करने लगा। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। वांगपिंग समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या कहे। इस वक्त उसके साथ ऐसा खेल जो खेला है। वांगपिंग खड़े होते हुए कहता है कि ये स्टोरी बहुत ही इमोशनल थी फादर, अब मैं थक चुका हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। वांगपिंग धीरे धीरे से अपने कमरे की तरफ चला गया, जहाँ उसका सर चकरा रहा था। वो बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहता है, तो क्या ये वही जवाब था जिस जवाब को सुनने के लिए मैं पिछले 60 साल से इंतजार कर रहा था। हसन इल्यूशन डोमेन और लाइफ एंड डेथ डोमेन, इन दोनों के चक्कर में मैं पैदा हुआ। मुझे यकीन नहीं आता कि मेरे सेंडमैन एनर्जी से बना हुआ हूँ। जो सब कहते हुए वांगपिंग तो पूरी तरीके से टूट चुका था। वो नीचे गिरने वाला था कि तभी अचानक मिस किंगी उसे संभालते हुए फौरन से गले लगा लेती है। वांगपिंग मिस किंगी से कहता है कि किंगी, मैं अब इन सब चीजों से बहुत तंग आ चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ। क्यों न हम किसी पहाड़ी के गाँव में जाकर एक नॉर्मल जिंदगी गुजारे। जिस पर मिस किंगी भी मान जाती है और अगले दिन ये लोग माउंटेन विलेज के लिए रवाना हो गए। दूसरी तरफ वांगलिंग यहाँ पर कह रहा था कि वांगपिंग, उम्मीद करता हूँ कि एक दिन तुम ये सब कुछ समझ लोगे। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर गांव के एक घर पर आ जाता है, जहाँ वांगपिंग अपनी वाइफ के साथ अकेले रहता है। वांगलिंग से बहुत ज्यादा दूर और बचपन में सीखे हुए अपने फादर से उस वुडन क्राफ्टिंग स्किल का भी वो इस्तेमाल करता है, जहाँ वो कई सारे स्टैचूज बनाता है अपने और अपने फादर के। ये स्टैचूज वो सारी की सारी मेमोरीज थी जो कि उसने अपने फादर के साथ गुजारी थी। पर चाहे जितनी मर्जी वो कोशिश कर ले, वो स्टैचूज को पूरी परफेक्शन के साथ नहीं बना पाता। अभी भी वो जब यहाँ पर अपना स्टैचू बना ही रहा था, तभी अचानक उसके स्टैचू के अंदर क्रैक्स पड़ गए। वांगलिंग से दूर यहाँ इस गांव में कुछ और साल भी गुजर गए थे, जहाँ मिस किंगी वांगपिंग से कहती है कि चलो कुछ खा लो। जिस पर वांगपिंग भी उठते हुए बिल्कुल ऐसा ही कहता है। साथ ही साथ इतने दिनों से चूंकि वांगपिंग लगातार इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा था, इसलिए वो कहता है कि फादर बिल्कुल सही कहते हैं, एक सिंपल जिंदगी ही ज्यादा बेहतर है, जिसमें शांति हो और अमन हो। अगर मुझे कोई दूसरा जन्म मिला तो उस जन्म में मैं यही ख्वाहिश करना चाहूंगा कि मैं उस जन्म में भी अपने फादर के साथ एक नॉर्मल जिंदगी गुजारूं किसी माउंटेन विलेज में, बाकी की पूरी दुनिया से कटकर अलग होकर।
छोड़कर। हमारी ये मामूली सी जिंदगी चाहे जितनी भी हो, मैं वो अपने फादर के साथ ही हमेशा गुजारना चाहूँगा। जो सब कहते हुए वांग पिंग खांसने लगा। यहाँ मिस किंगी उसे संभालते हुए कहती है, चूँकि अब 10 साल गुजर चुके और आपको भी समझ आ गया है कि आपके फादर ठीक कहा करते थे, तो आखिर आप अपने फादर से मिलने क्यों नहीं जा रहे? जिस पर वांग पिंग खड़े होते हुए कहता है, क्योंकि मेरे दिल में अभी भी एक सवाल है, जिस सवाल को पूछने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पाता, लेकिन उसका जवाब यकीनन वही रीजन होगा जिसकी वजह से मेरे फादर मुझे कल्टीवेट करने नहीं देना चाहते थे। जो सब जब वांग पिंग कह रहा था, तो यहाँ उसके हाथ में मौजूद वांगलिंग और वांग पिंग का जो स्टैचू है, उसमें वांग पिंग का स्टैचू टूट गया। ये देखकर वांग पिंग जान रहा है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा, इसलिए वो अपनी वाइफ किंगी से कहता है कि मेरे मरने के बाद मुझे मेरे फादर के पास पहुंचा देना। उसके बाद तुम आजाद हो चुके, तुम एक कल्टीवेटर हो, तुम्हारी एक लंबी जिंदगी होगी। मैं बस सिर्फ तुमसे इतना ही चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी जिंदगी में एटलीस्ट मुझे सिर्फ याद रखना। अपने दिल के कोने में एक छोटी सी जगह मुझे दे देना, ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा चैप्टर भी हुआ करता था। मिस किंगी तो ये सब सुनकर बहुत ही इमोशनल हो गई थी और वो वांग पिंग से बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसलिए वो फौरन से उसे गले लगाते हुए कहती है कि ऐसे बातें मत करो। मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहती, मैं एक कोल्ड हार्टलेस इमोर्टल नहीं बनकर रहना चाहती। मैं बस सिर्फ वही किंगी बनकर रहना चाहती हूँ जिससे तुम प्यार करते हो। जो सब कहते हुए रोते हुए वांग पिंग को गले लगाती है। वांग पिंग भी समझ गया था कि किंगी क्या कह रही है, वो उसे मना करने की कोशिश करता है, लेकिन किंगी ने फैसला कर लिया था। इसके बाद वांग पिंग वापस से कमरे के अंदर आते हुए अपने स्टैचू को रखते हुए कह रहा था कि फादर ने मुझे जब वुड कार्विंग सिखाया था, वो हमेशा कहते थे कि जब भी वुड कार्विंग करना तो अपना पूरा मन लगाकर उससे कार्व करना। सिर्फ इसी तरीके से तुम्हारी मेमोरीज हमेशा इन वुड कार्विंग के जरिए जिंदा रह पाएगी। लेकिन मेरे आखिरी वुड कार्विंग स्टैचू को बनाते तक भी मैं उस सीक्रेट को समझ नहीं पाया। ये सब कहते हुए वो अपनी वाइफ से कहता है कि मेरे मरने के बाद मैं चाहता हूँ कि तुम ये सारे के सारे वुड कार्विंग्स भी मेरे साथ जला दो। मिस किंगी ये सुनकर रोने लगी। दूसरी तरफ वांग पिंग यहाँ आसमान की तरफ देखते हुए कह रहा था कि फादर मैंने आपको कब का माफ कर दिया है। वांग पिंग के ये कहने के बाद अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ बाहर की तरफ से एक आदमी थंडर बीस्ट पर सवार काफी तेजी के साथ प्लेनेट रानियन में इंटर कर जाता है, जिसके सामने सन्सी और उसके कुछ एल्डर्स मौजूद थे। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि उस थंडर बीस्ट पर सवार वो आदमी थंडर सेलेस्टियल हाल का मैसेंजर था, जिसका नाम है ली डाउसी। जिसे देखकर तो सन्सी आगे की तरफ आकर खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि सीनियर आप कौन है और आप यहाँ पर आ रहे हैं? आपने एटलीस्ट हमें बता दिया होता, हम आपको अच्छे से वेलकम कर लेते। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या काम आपको यहाँ पर लेकर आया? जिस पर ली डाउसी जवाब देते हुए कहता है कि मुझे जानने को मिला कि यहाँ पर इस प्लेनेट पर एक आदमी है जो कि खुद को थंडर सेलेस्टियल हाल का मैसेंजर बताता है। मैं उस नकली मैसेंजर को ढूंढने के लिए आया हूँ और मुझे लगता है कि तुम लोग उसके बारे में जानते हो। जो कहती वो अपना प्रेशर सन्सी और उसके एल्डर्स पर लगाना शुरू कर चुका। साथ ही सर वो कह रहा था कि ऑल हेवन स्टार सिस्टम की इस रीजन के अंदर मेरे अलावा कोई भी थंडर सेलेस्टियल हाल का दूसरा मैसेंजर मौजूद नहीं, यानी कि वो बंदा बैरूपिया है। ली डाउसी इस पूरे के पूरे प्लेनेट को सर्च करने के लिए अपनी थंडर एनर्जी प्लेनेट रानियन पर फैला देता है। उसकी ये थंडर एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वहाँ पर मौजूद जितने भी मॉर्टल्स थे वो इस थंडर एनर्जी की वजह से पूरे से बेहोश हो गए। ली डाउसी कह रहा था कि कोई भी मामूली थंडर एट्रिब्यूट डिवाइन एबिलिटीज को सीखने से थंडर सेलेस्टियल हाल का मैसेंजर नहीं हो जाता। सन्सी तो ये देखकर काफी ज्यादा शौक था और वो हैरान होते हुए कह रहा था कि सामने के स्पिरिचुअल सन्सी पूरे के पूरे प्लेनेट के सारे मॉर्टल्स अचानक से बेहोश हो गए, जिससे जानने को मिलता है कि ये आदमी कितना सारा टेरिफाइंग है, यानी कि हमें से कोई भी कल्टिवेटर इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ली डाउसी दूसरी तरफ कह रहा था कि अगर मैंने उस बैरूपिया को पकड़कर जान से मार डाला तो इससे मुझे काफी इनाम मिलेगा। यहाँ पर उसे वांगलिंग तो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वांगलिंग आसानी के साथ अपनी एनर्जी को कंसील कर सकता है। इसलिए ली डाउसी को लगता है कि शायद सुमो ऑलरेडी इस प्लेनेट को छोड़कर जा चुका है। उसकी किस्मत बहुत ही जरा अच्छी है, वरना मैं उसे अभी जान से मार डालता। ये कहते हुए वहाँ से पलटकर जाने वाला था, अचानक वो पलटकर पीछे की तरफ कुछ सेंस करता है, जहाँ उसे देखने को मिला कि दूर माउंटेन विलेज पर मौजूद एक घर के अंदर एक मॉर्टल अभी भी बेहोश नहीं हुआ। जो मॉर्टल कोई और नहीं बल्कि वांग पिंग है। वो बिल्कुल सही सलामत था, जो कि किंगी को संभालते हुए एक चेयर पर लाकर बैठा देता है। किंगी बेशक एक इमोर्टल कल्टिवेटर थी, लेकिन फिर भी स्पिरिचुअल सेंस की वजह से उसे काफी तकलीफ हुई। जबकि वांग पिंग तो एक साधारण मॉर्टल इंसान है, लेकिन फिर भी वो बेहोश नहीं हुआ, बल्कि वो बिल्कुल सही सलामत है। इसलिए ली डाउसी फौरन से वांग पिंग के घर के सामने पहुंच गया था, जहाँ वो अपने प्रेशर से उसके घर के दरवाजे को खोलते हुए कहता है कि तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। एक मामूली मॉर्टल होकर भी तुम मेरे स्पिरिचुअल सेंस को बर्दाश्त कर गए और तुम बेहोश नहीं हुए। तुम में जरूर कुछ न कुछ तो खास बात है। जो सब कहते हुए ली डाउसी यहाँ वांग पिंग के घर के अंदर आ गया था और यहीं से जबरदस्त सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।